everyone and welcome to our channel Blog Tek. Today our team has brought to you chapter 9, which is the living organisms and their surroundings by NCERT. As you can see, this is the part 1. This is the part 1. So let's begin. So now let's have a quick short intro to this chapter, which will be telling you that what all will be studying in this chapter of part 1. In this chapter we'll be learning about different types of habitat, components of habitat, example of components of habitat, and many more things. So let's begin without wasting any more time. Now let's take up a question, which is, what is a habitat? A good question. A habitat is the type of natural environment in which a particular species of organism lives. मतलब कि हैबिटेट एक नेचुरल इन्वायरमेंट का टाइप होता है जहाँ पे एक स्पीशीज की पर्टिकुलर टाइप रहता है. अ स्पीशीज हैबिटेट जो वो जगह होती है जहाँ पे स्पीशीज जो होती है वो खाना पीना, शेल्टर, प्रोटेक्शन और रिप्रोडक्शन के लिए मेट्स ढूंढ पाते हैं. ये फिजिकल और बायोलॉजिकल फीचर दोनों से कैरेक्टराइज्ड होता है. Now as you understood that what is a habitat, so let's have a look at different types of habitats. These include aquatic habitat, desert habitat, mountain habitat, terrestrial habitat, and the polar habitat. So first of all, let's discuss about aquatic habitat. Aquatic habitat. When organisms live in water, the place of living is known as aquatic habitat. See, so simple, yeah? I think that this is simple. मुझे लगता है कि ये simple होगी क्योंकि बहुत छोटी one line, just single line. इसका मतलब होगा ऑर्गेनिज्म जो भी पानी में रहते हैं ना, और पानी को बस एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं. हो गई, बस खत्म. पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस और भी बहुत सारी जगहें एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल्स होते हैं. वाटर जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो इसका नाम ही सजेस्ट करता है, एक्वेटिक. Now let's talk about second type of habitat, which is the desert habitat. Desert are the places that don't get much rain and are very dry. मतलब कि desert places जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा रेन नहीं होती और वो बहुत ही ज़्यादा सूखा होता है वहाँ पे. क्योंकि डेजर्ट में ज़्यादा पानी नहीं होता तो एनिमल जो कि डेजर्ट में रहते हैं वो वाटर कंजर्व करने के लिए और अपना बॉडी टेम्परेचर राइट रखने के लिए सक्षम होते हैं. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू बी एबल टू लिव इन द डेजर्ट. मतलब कि जो भी वहाँ के डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सारी चीज़ें जो कि डेजर्ट में होती हैं, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है कि अब हमको यहीं रहना है तो हम वाटर भी कंजर्व करेंगे. हमको वाटर कंजर्व करना ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पानी ही ज़्यादा नहीं आता. अब जब पानी ही ज़्यादा नहीं आएगा तो उनको तो फिर ऐसे अडेप्ट होना ही पड़ेगा. Now let's move on to the third one, which is mountain habitat. Mountain habitat. The mountain is a special terrestrial habitat where temperature is very low and most of the areas are covered with snow.
मतलब कि माउंटेन जो होती है वो एक स्पेशल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम होता है और ज़्यादातर जगहें स्नो से कवर्ड होती हैं। Plants like grasses, mosses, lichens, or animals like snow bear, fox, waterfowl, mouse deer, and wolf इस हैबिटेट में कॉमनली फाउंड होते हैं। Now let's talk about terrestrial habitat. When organisms live on land, this place of living is known as terrestrial habitat. बस इतनी छोटी डेफिनेशन आपको किसी ने नहीं बताई होगी, पर लेकिन हमारी टीम आपके लिए लेके आई है। ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड पे रहते हैं उस हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। फॉरेस्ट, डेजर्ट, ऑर्किड्स, टी गार्डन्स, माउंटेन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एयर जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी हैबिटेट की ओर जो कि है पोलर हैबिटेट। पोलर हैबिटेट इट्स फ्रिजिड एंड यू सराउंडेड बाय आइस, मतलब कि वो बहुत ठंडक होती है और आप आइस से घिरे हुए होते हो। You wonder how any animal could survive in this extreme cold. Then a polar bear और उसके cubs जो होते हैं उनके पास furs होते हैं जो उनको गर्म रहने में प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको मेरी सारी डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। आप इसको पॉज करके कहीं पर लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको और भी एक दो तीन चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाएगा कि मैं अगले अपने पार्ट में क्या निकालूंगा। So let's have a look at the components of habitat. Abiotic and the biotic components are the examples of component of habitat. So first, let's talk about abiotic component. The non-living factors present in an ecosystem, मतलब कि जो भी चीज़ें जो लिव नहीं करती और फैक्टर्स हैं उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। सनलाइट, वाटर, लैंड और सारे कॉन्स्टिट्यूट को एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स की बहुत ही ज़्यादा छोटी सी डेफिनेशन थी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं बायोटिक की ओर। Biotic components. The term biotic is formed by the combination of two terms, bio meaning life and ic meaning like. Thus, the terms mean lifelike and related to all the living entities present in an ecosystem. हमने दोनों कंपोनेंट्स हैबिटेट के पढ़ लिए हैं, अब इनके एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। So now as we have studied both the components abiotic and the biotic one, so let's have a look at the examples of biotic components. So some examples of biotic components are plants, microorganisms and animals. First, let's have a look at the plants. Plants are mainly multicellular organisms, predominantly photosynthetic eukaryotes of the kingdom plantae. मतलब कि प्लांट जो होते हैं ना
वो उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब कि मल्टी सेल्स, जो कि प्रेडोमिनेंटली फोटोसिंथिक होते हैं, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स, हिस्टोरिकली प्लांट्स वर ट्रीटेड एज वन ऑफ टू किंगडम्स, मतलब कि प्लांट जो होते थे वो दो में से एक किंगडम में माने जाते थे, जो कि सारे लिविंग थिंग्स जो कि एनिमल्स नहीं थे, एल्गी, फंगी भी प्लांट्स ट्रीटेड होते थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्लांट्स क्या होते हैं। Now let's move on to our next example, which is the microorganisms. Microorganism. An organism that can be seen only through a microscope. मतलब कि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो कि और ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ एक माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखे जा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हुए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगी। Although viruses are not considered living organisms, मतलब कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं होते, वो कभी कभार माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कंसिडर होते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। Animals are the creatures who can also breathe, walk and talk in their own language like us. मतलब कि एनिमल जो होते हैं वो क्रिएचर्स होते हैं जो कि बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और ब्रीथ भी कर सकते हैं। एनिमल्स की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, मुझे लगता है, मतलब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल हैं लाइट, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल और एयर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइट। The sunlight is essential for the survival of the biotic components, as the sun is the ultimate source of energy for all living things. मतलब कि सनलाइट जो होती है वो बायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सन होता है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है हर लिविंग थिंग के लिए। The sunlight affects growth, flowering, seed, germination and in many other ways in plants. मतलब कि जो सनलाइट होती है वो ग्रोथ को अफेक्ट करती है, फ्लावरिंग को अफेक्ट करती है, सीड जर्मिनेशन को करती है और बहुत ही अदर वेज में प्लांट्स को भी। इंडोर प्लांट्स पुट इन द शेड फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट दे ग्रो फास्टर बट बिकेम डेलिकेट एंड वीक। मतलब कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो शेड में लॉन्ग टाइम के लिए रखे जाते हैं जिससे वो तेज़ी से ग्रो करें, पर लेकिन वो थोड़े से ना डेलिकेट और वीक बन जाते हैं। लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स एनिमल्स। मतलब कि जो लाइट होती है वो एनिमल को भी अफेक्ट करती है। एनिमल्स लिविंग इन केव्स एंड बरोज वेयर सनलाइट कैन नॉट रीच हैव वेरी मच रिड्यूस्ड आइज। मतलब कि एनिमल्स जो कि केव्स में रहते हैं, बरोज में रहते हैं, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच सकती, उनकी जो आइज होती है वो बहुत रिड्यूस्ड होती हैं। इसके एग्जाम्पल हुए प्रोटियस,
एम्ब्ली एम्ब्लियोपिसिस, जिनके पास आंखें ही नहीं होती। Nocturnal animal. Some animals like bats, cockroaches and owls are called nocturnal animals as they are active during night. मतलब कि वो दिन में सोते हैं जब लाइट होती है, जिससे उनको एनर्जी मिल जाए, और शाम को मतलब रात को जब उनकी एनर्जी फुल हो जाती है तो वो उठ के एक्टिव हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर, जो कि है वाटर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। एक्वेटिक प्लांट्स की फॉलोइंग एडेप्टेशन होती हैं। रूट सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड, मतलब उनकी रूट सिस्टम जो होता है वो अच्छा नहीं होता क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिलती। एयर फिल्ड कैविटीज फंक्शन इनसाइड द बॉडी में एकदम स्पॉन्जी एंड बॉयॉन्ट, मतलब कि जो कैविटीज होती है, जो एयर फिल्ड होती है उनके बॉडी के, उनको स्पॉन्जी और बायोन्ट बना देती है। लीव्स इन सबमर्ज्ड प्लांट्स आर थिन एंड नैरो, while in floating plants they are big and flat with waxy coating. Desert plants have the following adaptations: well developed root system, as they get to know how to conserve water and they also get sunlight. Stem is succulent and spongy, which helps in storage of water. It is also green and performs photosynthesis. मतलब कि जो स्टेम होती है डेजर्ट प्लांट्स की, वो सक्यूलेंट होती है, स्पॉन्जी होती है, जो कि उनको वाटर स्टोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और वो ग्रीन होती है, जो कि उनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में भी हेल्प करती है। उनके अंदर स्टोमाटा भी होता है, जिसको संकन भी कहते हैं, जो कि बहुत कम लेस होता है नंबर में। लीव्स आर आइदर वेरी स्मॉल और कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स, मतलब कि जो उनकी लीव्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है या फिर स्पाइन्स होती हैं। फिश, इट हैज़ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस: टैपरिंग एंड्स, मतलब कि हिलते डुलते। स्लिपरी स्केल्स विच हेल्प देम स्विमिंग, मतलब कि स्लिपरी होती है वो, जिससे वो आराम से स्विम कर पाती हैं। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, मतलब कि वो जिससे वाटर में भी वो अपनी वो सांस ले पाए। अब है फाइटोप्लैंक्टन्स, these are floating plants in aquatic habitats. Zooplankton, these are small animals floating on the surface of aquatic habitat. आप मुझे आई होप कि आपको लाइट और वाटर समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर रेगुलेट्स ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, मोर्फोलॉजी और अदर लाइफ के एस्पेक्ट्स, मतलब कि जो टेम्परेचर होते हैं वो सब चीज़ों को रेगुलेट कर देते हैं, जैसे कि ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, मोर्फोलॉजी और लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स को भी। एनिमल्स लिविंग इन हॉट एरियाज जैसे कि स्नेक्स, डेजर्ट रैट्स, लिजर्ड्स, वो सफिशिएंट वाटर उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको थिक स्किन होती है और वो स्वेट नहीं करते। डेजर्ट एनिमल्स का एग्जाम्पल है कैमल, जिनके लॉन्ग पैर होते हैं। लॉन्ग लेग्स हेल्प देम टू लिफ्ट देयर बॉडी अबव द ग्राउंड, दस दे आर एबल टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हॉट ग्राउंड। आई होप कि आपको टेम्परेचर भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं सॉइल। Soil essentially is the loose material which forms the thin surface layer of the earth, मतलब कि सॉइल जो होती है ना वो लूज मटेरियल होती है जो कि अर्थ की सरफेस की थिन लेयर फॉर्म करती है। Its formation is related to the parent rock material, relief, climate and vegetation, मतलब कि उसका फॉर्मेशन जो होता है वो पेरेंट रॉक मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन से रिलेटेड होता है। सॉइल जो होता है वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे कि सॉइल, रॉक, मिनरल्स, वाटर और एयर। सॉइल के अंदर भी लिविंग थिंग्स होती हैं और डेड भी होती हैं। So now let's discuss about air.
The atmosphere of Earth is the layer of gases commonly known as air retained by Earth's gravity surrounding the planet Earth and forming its planetary atmosphere. मतलब कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो कि एक गैसेस की लेयर बना देता है, जो कि एयर जिसको कहा जाता है, जो कि अर्थ की ग्रेविटी से रिटेन्ड होता है और प्लैनेट को सराउंड करता है, जो कि उसका प्लानिटरी एटमॉस्फेयर फॉर्म करता है। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी एक अगली नई कमाल एपिसोड में, जिसमें मैं इसका सेकंड पार्ट निकलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट 1 of chapter 9 Science. Part 2 will be soon uploaded on this channel. Please like, share and subscribe our channel, and don't forget to click the bell icon for more videos like this. Thank you. Bye.